डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये जो पॉलिसी है ये गलत है। आपको जरा देखना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है, कौन गलती कर रहा है, कौन सही कर रहा है। फिलहाल हमने फिलिस्तीन पर भी भारत की जो खामोशी देखी है लगातार, आप ये देखिए 50,000 से ज़्यादा मासूम नागरिकों का नरसंहार हो गया पिछले 1 साल से ज़्यादा। लेकिन भारत एक हमदर्द देश होने के नाते, एक गांधी का देश होने के नाते, बुद्ध का देश होने के नाते भी कोई हमने ऐसा किरदार अदा करते हुए नहीं देखा। आपने बिल्कुल सही कहा। इस मामले में भारत जो है उसने पक्ष लिया है। भारत निष्पक्ष नहीं रहा और भारत जो है वो यूएस के साथ और इजराइल के साथ साफ खड़ा नजर आ रहा है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं इस नीति को सही नहीं मानता। सांसदों की बात की जो विदेशों में गए भारत का पक्ष रखने के लिए, मुझे लगता है कि इसमें हम विदेश में क्या हासिल करेंगे ये सरकार की मंशा नहीं थी। सरकार की मंशा ये थी कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन होगा तो कम से कम ये विपक्षी सांसद जिनको हम विदेश में भेज रहे हैं भारत का पक्ष रखने के लिए, ये लोग लौट कर आकर हमसे तीखे सवाल संसद में नहीं पूछेंगे। और उन लोगों ने जो बाहर जाकर बात कही है उसके बाद किस मुंह से वो लोग सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे। तो ये सारा कुछ जो था, एक्सपेंडिचर इसके ऊपर जो हुआ वो बिल्कुल बेकार था। मैं मानता हूं कि मोदी जी ने एक चाल चली विपक्ष के लिए, विपक्ष उसमें जाल फेंका, उन्होंने विपक्ष फंस गया। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पश्चिम एशिया का संकट अब और ज़्यादा गहरा रहा है। पूरा एक हफ्ता गुजर चुका है इस पूरे संकट को। इजराइल और ईरान के बीच जो ये जंग जारी है उससे पूरी दुनिया एक तरह से हैरान और परेशान है। भारत में भी लोग इसको लेकर परेशान हैं। भारत के नागरिक जो छात्र हैं वो ईरान में पढ़ते रहे, उनमें से काफ़ी को निकाल लिया गया है, लेकिन बहुत सारे अभी भी वहाँ पर बाकी हैं। इस दौरान खबरें इस तरह की हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी बयानबाजी से साफ तौर पे पता चलता है कि क्या जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जो अमेरिका है, क्या वो तीसरा पार्टनर बनने जा रहा है इस पूरे संकट में। उन्होंने जिस तरह से धमकी भरे मैसेजेस अपने सोशल पर भेजे और पोस्ट किए, जिसमें सीधे तौर पर वो वहाँ के सुप्रीम लीडर ईरान के अयातुल्ला खामनई को टारगेट करते हुए कहा। उसके बाद खामनई ने एक तरह से ताबड़तोड़ जवाब दिया और कहा कि वो किसी भी तरह की अमेरिकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं और वाजिब जवाब दिया जाएगा अगर अमेरिका ने इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की ईरान के खिलाफ। अभी जो फिलहाल खबर है वो ये है कि ईरान के एक हमले में, मिसाइल हमले में, ऐसा कम से कम इजराइल का कहना है कि अस्पताल पे ये हमला हुआ है और वहाँ नुकसान की खबरें आ रही हैं। और साथ साथ इजराइल की जो फोर्सेस हैं उन्होंने ईरान के आरक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया है। तो इस तरह से दोनों तरफ से हमलेबाजी लगातार जारी है। ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं, इजराइल के रक्षा मंत्री, उनका ये कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया जाना चाहिए। उनको यानी जंग का एक जो गोल है, जो मकसद है, वो है जो अयातुल्ला खामनई हैं उनका अस्तित्व मिटा देना। ये उनका कहना है कि इनका मकसद है। ऐसे में भारत क्या कर रहा है, भारत क्या कह रहा है, भारत की स्थिति क्या है, भारत एक बड़ा स्टेक होल्डर है इस पूरी जंग में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी। उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 साल में जिस तरह से भारत की पूरी विदेश नीति को हमने बदलते हुए देखा है, उसको इस संकट के मद्देनज़र वो कैसे देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं उनकी टिप्पणी ज़रूर लेना चाहती हूँ इस बात पर कि मौजूदा जो संकट है, जो नज़र आ रहा है, उस पर वो क्या समझते हैं, वो किस तरह से इसको देख रहे हैं। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वायर पर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस संकट जो लगातार गहरा रहा है, अब ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ परोक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से इसमें एक हिस्सेदार बनना चाहता है इस जंग में। दो मकसद साफ तौर पे नजर आ रहे हैं कि ईरान में सत्ता पलट की कोशिश होगी और साथ ही जो सुप्रीम लीडर हैं वहाँ के, उनका अस्तित्व मिटाने की कोशिश हो रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। इजराइल जो है वो विद द फुल बैकिंग ऑफ वेस्टर्न पावर्स एंड द यूएस, उन सब के पूरे समर्थन, भरपूर समर्थन के साथ ईरान के अस्तित्व को खत्म करने पर आमादा है। और इजराइल की तरफ से ये कहना
कि हम आयतुल्ला खमानी के अस्तित्व को मिटा देंगे, उनको खत्म करके ही दम लेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में किस तरह की भाषा है? देशों के बीच में अदावत हो सकती है, देशों के बीच में समस्या हो सकती है, लेकिन एक देश को ये किसने अधिकार दिया है कि दूसरे देश के जो सर्वोच्च शासक हैं उनके बारे में इस तरह की बात करें कि उनको मिटा देंगे, उनको खत्म कर देंगे? अगर ये अंतर्राष्ट्रीय कानून बने तो फिर पूरे विश्व में इतना केओस और कंफ्यूजन फैल जाएगा जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि इजराइल एक रोग स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है। ईरान के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। हालांकि हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ईरान और इजराइल के बीच में शायद 1000 किलोमीटर का फासला है। दोनों देश के जो सैन्य ताकत है वो आमने सामने नहीं है। ये पूरी लड़ाई मिसाइल्स जो आसमान में छोड़े जाते हैं उनके माध्यम से हो रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी हमने देखा कि G7 की जो मीटिंग हुई उसमें उन लोगों ने ये तय किया कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से सही नहीं है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जोर देकर इस बात को कहना चाहिए कि ये लड़ाई खत्म हो और दोनों पक्षों को टेबल पर बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन यशवंत जी, इसके अलावा दूसरा कोई यशवंत उपाय जी, मैं नहीं। आपको याद दिलाना चाहती हूँ G7 में तो चलिए भारत कोई मेंबर नहीं है, एक्टिव मेंबर नहीं है, एक तरह से मैं कहूँगी जो परिधि है, पेरिफेरी है, उसी पर भारत है। लेकिन SCO ने जब एक पूरा स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कड़े शब्दों में इजराइल की निंदा की गई कि ईरान पर हमले को लेकर, उस स्टेटमेंट से भारत ने दूरी बना ली। उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ यूनाइटेड नेशंस में जब गजा में फिलिस्तीन के ऊपर हमलों के को बंद करने के लिए जब एक प्रस्ताव रखा गया तो भारत उससे एब्सेंट हो गया। तो भारत का की जो विदेश नीति पिछले लगातार सालों में देखने को मिल रही है, खासकर ये दो जो इंसिडेंट हैं, इससे पहले मैं आऊँ कि पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई। इसके अलावा भारत ने भी, प्रधानमंत्री मोदी ने 35 मिनट डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की फ़ोन पर। इन पहलुओं पर मैं आऊँगी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ इजराइल ईरान के मुद्दे पर, फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर ही पिछले 10 दिनों के अंदर ये 2 घटनाक्रम हुए हैं। कैसे देखते हैं आप भारत की स्थिति को? देखिए, भारत ने जो रुख अपनाया है कि हम ब्लाइंडली समर्थन करेंगे इजराइल के, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। और मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिसी है ये गलत है। आपको जरा देखना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है, कौन गलती कर रहा है, कौन सही कर रहा है। और जो गलती कर रहा है उसके बारे में ये कहना कि वो गलती कर रहा है, इसमें आपको क्यों एतराज़ किसी को होगा। और भारत जैसे देश में, क्योंकि हमने शुरू से एक हम नीति पर चले हैं जहाँ तक इजराइल और पैलेस्टाइन का सवाल है, जो आज का नहीं है, 1947-46 से शुरू है। तो उसमें हम लोग ने एक अपनी नीति अपनाई और ये कहा कि दोनों देशों को, इजराइल को, पैलेस्टाइन को साथ मिलके रहना पड़ेगा। अपने अपने भूखंड में दोनों शांति के साथ रहें। यह अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी था, भारत का भी दृष्टिकोण था। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि इजराइल ने इसको नहीं स्वीकार किया और इजराइल लगातार अपनी ताकत भी बढ़ाता रहा, अपनी टेरिटरी जो थी वो भी बढ़ाता रहा, गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा कर लिया, आसपास के देशों को लगातार थ्रेटन करता रहा और वेस्टर्न मुल्कों की मदद से उसकी ताकत में इतना इजाफा हो गया कि आज वो अपने से दूर बैठे ईरान को, जो बहुत बड़ा देश है, पुरानी सभ्यता है, उसको बर्बाद करने पर तुला हुआ है और कह रहा है कि उसके जो शासक हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको हम खत्म करके ही दम लेंगे।
ये तो बिल्कुल नई बात है। देशों के बीच में अदावत सुना था, लेकिन इसको पर्सनालिटीज में बदल देना और ये कहना कि वहाँ के शासक को हम खत्म करके दम लेंगे, तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत गलत। अब यशवंत जी, अगला सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि फिलहाल हमने फिलिस्तीन पर भी भारत की जो खामोशी देखी है लगातार, आप ये देखिए 50,000 से ज़्यादा मासूम नागरिकों का नरसंहार हो गया पिछले 1 साल से ज़्यादा। लेकिन भारत एक हमदर्द देश होने के नाते, गांधी का देश होने के नाते, बुद्ध का देश होने के नाते भी कोई हमने ऐसा किरदार अदा करते हुए नहीं देखा, बल्कि कई बार हमने शर्मनाक तरीके से सबसे बेहतर स्थिति ये देखी कि हम एब्सेंट हो जाएंगे। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या इस पूरे संकट से ये भी पता चलता है कि भारत इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स, और ख़ासकर मैं यूनाइटेड स्टेट्स का जिक्र करना चाहती हूँ, सीधे तौर पर उसके खाने में खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। भारत का जो अपना एक पक्ष था, हमने देखा कि बड़े बेहतरीन तरीके से जो रूस और यूक्रेन का ये पूरा जो संकट था, उसमें दोनों पक्षों में एक तरह से एक बैलेंसिंग, या मैं कहूँगी एक संतुलन की स्थिति बनाते हुए भारत ने अच्छा काम किया। लेकिन इस मामले पर हम ये सीधे तौर पर देख रहे हैं कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है भारत। आपने बिल्कुल सही कहा। इस मामले में भारत जो है उसने पक्ष लिया है। भारत निष्पक्ष नहीं रहा और भारत जो है वो यूएस के साथ और इजराइल के साथ साफ खड़ा नजर आ रहा है, और व्यक्तिगत तौर पर मैं इस नीति को सही नहीं मानता। अब इसमें अगर कुछ ही हम इन बातों पर जिक्र कर लें कि क्या भारत को नुकसान और फ़ायदा हो सकता है, हम ये देखने की कोशिश करें कि जिस बैलेंसिंग एक्ट का मैं जिक्र कर रही थी, जो रूस और यूक्रेन के बीच किया गया, यहाँ पर सीधे तौर पर अनुपस्थित नज़र आ रहा है। अगर भारत यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खड़ा होता है, आपने कहा सीधे तौर पर नज़र आ रहा है कि पक्ष ले रहा है। ऐसे में अगर पूरा मिडल ईस्ट, अगर हम वेस्ट की तरफ से देखें या हमारी तरफ से देखें, तो पश्चिम एशिया में जितने देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, इसके अलावा कतर हो, ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, पूरे मिडल ईस्ट की बात है। क्या भारत इन तमाम देशों से अपने संबंध खराब करने को तैयार है? हम जानते हैं कि लाखों की तादाद में जो भारत के लोग हैं वो इन देशों में काम करते हैं। अगर ये जंग होती है, ये पूरा इलाका अस्थिर होता है और भारत इसी तरह से अपना पक्ष रखता है कि हम कुछ नहीं कहेंगे, हम एब्सटेन करेंगे, हम स्टेटमेंट पे सिग्नेचर नहीं करेंगे, हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खड़े रहेंगे, ऐसे में क्या फ़ायदा और नुकसान आपको नज़र आता है? देखिए, एक तो जैसा आपने स्वयं कहा कि एक बड़ा नुकसान जो हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जितने मिडल ईस्ट के मुल्क हैं, जितने नॉर्थ अफ्रीका के मुल्क हैं, और जितने इस्लामिक देश हैं, वो भारत उनके साथ अपना संबंध बिगाड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये सारे देश जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप नीति बनाते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं, तो आप अपने देश के हित को सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन उसमें से नैतिकता को पूरी तरह से निकाल देना, ये भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी नीति नहीं होती है। और भारत जैसे देश में, जैसा आपने कहा कि बुद्ध और गांधी का देश, जिसने बराबर शांति के पथ पर चलने का प्रयास किया है आज से नहीं सदियों से, वो अगर एक इस तरह का, जिसको हम कहेंगे कि प्योरली सेल्फिश नीति पर चले, जिसमें नैतिकता का अभाव हो, तो वो मुझे लगता है कि वो नीति सही नहीं है। तो दो प्रकार के इसमें मुझे दिक्कतें नज़र आ रही है। एक तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में हमारा जो हित है वो नहीं सधेगा अगर हम यूएस और इजराइल के साथ खड़े नज़र आएंगे जैसे आ रहे हैं। और दूसरी बात कि इसमें नैतिकता का नितांत अभाव है, और बिना नैतिकता के भारत जैसे देश की विदेश नीति नहीं हो सकती है। यशवंत जी, इसके अलावा एक और सवाल ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू दोनों के जो काम करने का स्टाइल है वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, और भारत में जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इजराइल को लेकर एक अप्रत्याशित जो समर्थन नज़र आ रहा है, उसके पीछे दो वजह हैं। उसके पीछे ये भी देखा जा रहा है कि दोनों देशों की कम से कम जो सरकारें हैं और जो ये समर्थन ग्रुप है, उसमें जो मुस्लिम नफरत है वो जिस तरह से पनप रही है कि दोनों देशों के बीच जो ये समर्थन नज़र आ रहा है, ख़ासकर भारत में, कि भाई देखिए इजराइल जिस तरह से तबाह बर्बाद कर रहा है,
फिलिस्तीनियों को या ईरान पर अब अटैक कर रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत की राजनीति को, जिस तरह की राजनीति हमने पिछले 10 साल में देखी है, हिंदू मुस्लिम राजनीति, उसे सूट करता है। दूसरी बड़ी बात बार बार हमें बताई जा रही है कि भाई पाकिस्तान पर जब हमला, पाकिस्तान और भारत के बीच जो ये पूरा संकट देखा गया, पहले भारत के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने हमला किया पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे। ऐसे में सिर्फ अकेला एक ऐसा बड़ा देश था इजराइल जो कि भारत के साथ खड़ा रहा, और इसलिए इजराइल का समर्थन कर रहा है भारत। कुछ और तथ्य भी मैं देना चाहती हूँ यहाँ पे, वो ये कि सबसे बड़ा जो डिफेंस यानी कि हथियारों का खरीदार भारत बन गया है। सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीद रहा है वो इजराइल से खरीद रहा है। और इसके अलावा पिछले 10 साल में यानी कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 33 गुना इजाफा हुआ है इन हथियारों की खरीदारी में। इन दोनों तथ्यों को सामने रखते हैं आप, तो कैसे देखेंगे, क्या फ़ायदा है भारत को? देखिए, हम हर बार फायदा और नुकसान के टर्म्स में नहीं सोच सकते हैं। जैसा मैंने आपसे जोर देकर कहा कि जब आप विदेश नीति बनाते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें नैतिकता का अंश होना चाहिए। आप पूरी तरह से नैतिकता से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। मैं मानता हूं कि इजराइल की बड़ी भूमिका है भारत के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में, और इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा जब पाकिस्तान के साथ हमारी झड़प हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर इजराइल गलत करे तब भी हम इजराइल का साथ दें। मैं मानता हूं कि इजराइल ने हमारा साथ दिया क्योंकि भारत जो कुछ कर रहा था वो सही कर रहा था विज़-वी पाकिस्तान। लेकिन जो इजराइल कर रहा है ईरान के साथ वो सही नहीं कर रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि हमारी नीति ऐसी होगी जिसमें हम सही और गलत की पहचान छोड़ देंगे, और केवल इसलिए कि इजराइल हमारे लिए मिलिट्री सप्लायर है, हमारी उस पर निर्भरता है डिफेंस सप्लाईज को लेकर, तो इसलिए इजराइल जो गलत करेगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे? मैं मानता हूं कि शायद आज के दिन हम इस स्थिति में हैं कि हम नेतन्याहू को समझाएं कि भाई बहुत हो गया, अब आप इसको रोकिए, और ये जो आपने ठान लिया है कि हम ईरान को बर्बाद करके छोड़ेंगे, उसके जो सर्वोच्च शासक हैं उनको मिटाकर छोड़ेंगे, ये नीति गलत है। देशों के बीच में जैसा मैंने कहा अदावत हो सकती है, उसमें इंडिविजुअल्स का, व्यक्तियों का क्या स्थान है। दूसरी बात कि इसको कतई हमें अपने देश के भीतर की जो राजनीति है उसके साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जितना हिंदू मुसलमान हमको करना है देश के भीतर, वो हम आंतरिक रूप से करें, उसका मुकाबला करेंगे जो लोग इस नीति के खिलाफ हैं। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति में हम हिंदू मुसलमान लाएंगे या मुसलमान और उनके खिलाफ जो भी खड़ा है वो लाएंगे, तो मैं मानता हूं कि ये बहुत गलत होगा। उम्मीद है कि हमारे दर्शक ये सुन रहे हैं इस बात को, और बहुत बारीक नज़र से इस बात को देख भी रहे हैं कि कितने तजुर्बेकार जो नेता हैं, जिन्होंने न सिर्फ कि भारत के विदेश मंत्री रहे बल्कि भारत की विदेश नीति को मैं कहूँगी जो डिफ़ाइन और डिज़ाइन करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है, वो कितने बेहतरीन तरीके से इस दो चीज़ों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी जो घरेलू राजनीति है और जो विदेश नीति है, इन दोनों को अगर हम मिलाने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ बदसूरती हमारे साथ आएगी। मैंने एक तरफ इजराइल का जिक्र किया और आपने सीधे तौर पे ये बात सही और दुरुस्त तरीके से रखी कि जो नैतिकता है, जो मानवता है और जो इंसानियत है, उसके भी मूल्य होते हैं। सिर्फ स्वार्थ के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। और स्वार्थ को भी अगर मैं देख लूँ, अगर आप देखें अगर करीब से, तो ईरान के साथ भी जो चाबहार का पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके अलावा जो मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो आर्थिक हमारे हित हैं वो सिर्फ इजराइल के साथ बंधे हुए हैं। हमारे आर्थिक हित मिडल ईस्ट के तमाम देशों के साथ और ख़ासकर ईरान के साथ भी तो बंधे हुए हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ कि सिर्फ अगर स्वार्थ को ही मान लें तब भी ये पूरे तरीके से ये बात सही साबित नहीं होती। अब अगले सवालों पर आ जाती हूँ। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान। ये सब क्या हो रहा है यशवंत सिन्हा जी? हम जिस तरह से देख रहे हैं, भारत ने पूरा एक डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा,
अलग अलग देशों में जाके अपनी तरफ से हमने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताने की कोशिश की कि किस तरह से हम आतंकवाद के शिकार हैं, पाकिस्तान हमारे साथ कितना ज्यादती कर रहा है। ऐसे में ये इनके पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का वहाँ जाना, व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से मिलना, उनके साथ गलबहियां करना और इसके बाद उनका ये कहना राष्ट्रपति का कि आई लव पाकिस्तान, कैसे देख रहे हैं आप? मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि जो कुछ हमने इन्वेस्ट किया था, पूंजी लगाई थी हमने अमेरिका के साथ और ख़ास करके ट्रम्प साहब के साथ दोस्ती करने में, वो सारी पूंजी बर्बाद हो गई। और हमने ये सब किया इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि ट्रम्प साहब का एक स्वभाव है और उस स्वभाव को ध्यान में रखकर ही हमको ट्रम्प साहब से डील करना पड़ेगा। ट्रम्प साहब एक बिजनेसमैन है और उनके लिए सब कुछ ट्रांजैक्शनल है। उसमें मर्यादा नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ वो देखेंगे कि हमको फ़ायदा हो रहा है, वहाँ वो अपना फ़ायदा साधेंगे और इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे। मैं मानता हूँ कि जो अमेरिका के साथ हमारी विदेश नीति रही है और इतने दिनों से हमने जो कुछ उसमें इन्वेस्ट किया है, वो सारा का सारा बेकार हो गया। क्योंकि जहाँ तक इस पूरे प्रकरण का सवाल है जो हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ, उसमें मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सबसे दुखद बात ये नहीं है कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को व्हाइट हाउस में बुला के उनके साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने लंच किया। हमारे लिए सबसे दुखद बात ये है कि आज दुनिया भर में पाकिस्तान और भारत एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हाइफेनेशन जिसको कहते हैं वो हो गया। और आपने जिन उन सांसदों की बात की जो विदेशों में गए भारत का पक्ष रखने के लिए, मुझे लगता है कि इसमें हम विदेश में क्या हासिल करेंगे, ये सरकार की मंशा नहीं थी। सरकार की मंशा ये थी कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन होगा तो कम से कम ये विपक्षी सांसद जिनको हम विदेश में भेज रहे हैं भारत का पक्ष रखने के लिए, ये लोग लौट कर आकर हमसे तीखे सवाल संसद में नहीं पूछेंगे। और उन लोगों ने जो बाहर जाकर बात कही है, उसके बाद किस मुंह से वो लोग सवाल सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे? तो ये सारा कुछ जो था, एक्सपेंडिचर इसके ऊपर जो हुआ, वो बिल्कुल बेकार था। मैं मानता हूं कि मोदी जी ने एक चाल चली विपक्ष के लिए, विपक्ष उसमें जाल फेंका, उन्होंने, विपक्ष फंस गया। अब विपक्ष इसमें से कैसे निकलेगा, ये तो संसद का सत्र आएगा तभी स्पष्ट होगा। लेकिन हमको लगता है कि इसमें विपक्ष ने भारी गलती की कि इसमें उन्होंने ज्वाइन किया इन डेलीगेशंस को और उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, जीरो। ये बहुत बेहतरीन आपने बात कही और बहुत कम लोग ऐसे हैं यशवंत जी, मैं आपको यहाँ पर मुझे कहना पड़ेगा कि जो इतनी साफ गोई से इस बात को कह रहे हैं, महसूस बिल्कुल वही कर रहे हैं जो आपने कहा कि किस तरह से विपक्ष में खासकर वो सांसद जो सबसे ज़्यादा विरोधी थे, विपक्ष में थे नरेंद्र मोदी सरकार की, खासकर इस पूरी नीति के भी, अब वो किसी काबिल नहीं बचे कि वो वापस देश लौट कर एक शब्द कह सकें। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति एक बयान दे रहा है भारत की सरहद के बाहर और सरहद के अंदर जब वो दाखिल होगा तो फिर नरेंद्र मोदी से जवाबदेही करेगा। तो एक तरह से जिसे अंग्रेजी में टीथ कहते हैं, तमाम तरह के हथियार मैं कहूँगी विपक्ष से छीन लिए गए। कम से कम ये सांसद जो गए विदेश में और जाके उन्होंने भारत का नहीं बल्कि भारत सरकार के वकील की तरह जो उन्होंने वो काम किया, आप ही कह रहे हैं कि एक चाल थी जिसमें विपक्ष के सांसद फंस गए हैं। विपक्षी पार्टियां फंस गई। उन्होंने अपने सांसदों को भेजना स्वीकार किया। उनको लगा कि अगर वो इसमें शामिल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं मोदी जी को और बीजेपी को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी ये हमारे साथ नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी हमारे साथ नहीं है। इसका मुकाबला करने को विपक्ष को तैयार रहना चाहिए था, इसमें फंसने के बजाय। और मैं इसीलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष ने ये भारी गलती की। जी हाँ, और इसीलिए तमाम जो सारे सवाल जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खासकर उसके बाद जो उठाए गए, जिस तरह से रणनीति अपनाई गई,
जो हमारी वायुसेना है उसकी क्षमता को लेकर, और तमाम तरह के सवाल वो लगता है अब सब दब गए हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद। अब आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि चलिए, सेनाध्यक्ष पाकिस्तान के उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, लेकिन उधर भारत के प्रधानमंत्री ने भी 35 मिनट बातचीत की, और जो रीड आउट है उनका भारत की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि अमेरिका को ये कन्वे किया गया, कि रिजेक्ट किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो ये कहते रहे हैं कि ये सीज फायर मैंने कराई है। कम से कम 8 बार से ज़्यादा, 8 से 10 बार के बीच में 9 बार कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि ये सीज फायर मैंने कराई है। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं कि भारत का रिजेक्शन, भारत ने, नरेंद्र मोदी जो फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि उनके वो यहाँ पर मसरूफ़ हैं, वो नहीं जा सकते व्हाइट हाउस, जब उनको दावत मिली वहाँ पहुँचने की, और दूसरे 35 मिनट फ़ोन पर बातचीत करके इसको रिजेक्ट किया गया कि हमने सीज़ फायर में डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। मैं 2-3 बातें कहूँगा। एक तो ये कि इस रीड आउट के बाद भी ट्रंप का बयान आया है कि उन्होंने कराया, इसलिए ट्रंप के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा है इस रीड आउट का। नंबर 2, ये एक राजनीतिक सवाल है और इसमें फॉरेन सेक्रेटरी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। अगर किसी को बोलना चाहिए था तो प्रधानमंत्री स्वयं बोलते या उनके विदेश मंत्री बोलते। इसमें विदेश सचिव को इन्वॉल्व करके एक पॉलिटिकल मामले में मुझे लगता है कि सरकार ने ठीक संदेश नहीं दिया है। और तीसरी बात कि जैसा मैंने कहा कि ट्रंप ने फिर दोहराया है इस बात को, और मुझे लगता है कि ट्रंप बार बार इस बात को दोहराएंगे। इस 35 मिनट की बातचीत के बाद व्हाइट हाउस से क्या रीड आउट आया है अभी तक वो क्लियर नहीं है कि उन्होंने 35 मिनट की बातचीत में क्या कहा। लेकिन अगर मोदी जी ने वही कहा जो विदेश सचिव ने देश की जनता के सामने रखा था, तो मेरे जैसा व्यक्ति बहुत खुश होगा कि कम से कम मोदी जी इतनी हिम्मत दिखाई कि ट्रंप को 2 टूक जवाब दिया और उनको कह दिया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे और पाकिस्तान के बीच में हस्तक्षेप करने की, और तुम दफा हो जाओ। ये अगर उन्होंने कहा है तो मुझे एक भारतीय होने के नाते गर्व हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशवंत सिन्हा जी इस पूरी बातचीत के लिए, और जिस तरह से पूरी विदेश नीति को लेकर एक तरह का जो असमंजस नजर आ रहा है, सीधे तौर पे कम से कम आपने तो अपना पक्ष साफ रखा है कि आप कहाँ खड़े हैं, भारत की सरकार कहाँ खड़ी है, उसकी विदेश नीति क्या है, ये तो समझने में बड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन कम से कम ये आपने एक पूर्व मंत्री के तौर पर अपनी बात को रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया।